नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम अपनी इस सीरीज में शुरू करने वाले हैं आप सबकी डिमांड पर परीक्षा धाम पब्लिकेशन की एमपी जीके की पुस्तक के चौथे संस्करण की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारी यह वीडियो सीरीज आपके लिए ना सिर्फ एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस एग्जाम में लाभकारी साबित होगी, बल्कि उन सभी एग्जाम्स में आपको इससे लाभ मिलेगा जिनमें भी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान या एमपीजी के पूछा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, यदि इस पुस्तक के इंडेक्स की बात करें तो मैंने इस वीडियो के पहले एक वीडियो बनाया था जो पुस्तक के रिव्यू को लेकर था, जिसमें हमने चर्चा की थी कि पिछले एडिशन में और इस लेटेस्ट एडिशन में क्या अंतर है, कौन कौन से नए टॉपिक इस पुस्तक में जोड़े गए हैं, कुल कितने टॉपिक्स हैं और किस स्तर तक यह पुस्तक आपको लाभ प्रदान करेगी सभी एग्जाम्स में। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं भी देखते तो कोई बात नहीं, आप यदि यहां से भी इस सीरीज से जुड़ते हैं तो आपको सारा फायदा मिलने वाला है। बस आपको सारे वीडियोस को लगातार देखते रहना है और देखते ही देखते आपका सारा एमपीजी के कवर हो जाएगा। बस मैं आपको एक सलाह दूंगा कि वीडियो देखते देखते यह पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप एक बार दो बार तो वीडियो देखेंगे, लेकिन आप पुस्तक से खुद जब पढ़ेंगे वीडियो देखने के बाद तो आपका रिवीजन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। तो यह पुस्तक यदि आपके पास होगी तो आप ना सिर्फ इन वीडियो का बल्कि इस पुस्तक का अधिकतम लाभ ले पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की। किन किन आधार पर हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, न्यायिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। अब बात करते हैं भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं की चर्चा करेंगे। हम जानेंगे अक्षांशीय विस्तार को मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, मध्य प्रदेश की जलवायु, वर्षा, कर्क रेखा, केंद्रीय बिंदु। इन बिंदुओं के आधार पर हम भौगोलिक स्थिति की चर्चा करेंगे। फिर दोस्तों, प्रशासनिक स्थिति में हम देखेंगे संभाग, जिला, विकासखंड, तहसील, ग्राम पंचायत। इसके अलावा यदि राजनीतिक स्थिति की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनमें सीट्स, मेंबर कितने हैं और क्या इनकी स्थिति है, इस बारे में चर्चा करनी है। इसी प्रकार से न्यायिक स्थिति में हम हाई कोर्ट एवं उसकी खंडपीठों की चर्चा करेंगे। यदि आपको जानकारी है कि मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की कितनी खंडपीठें हैं और कहां कहां पर हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहां पर आंसर कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, आर्थिक स्थिति में हम खनिज, कृषि एवं अन्य तथ्यों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के परिचय से। दोस्तों, हम सभी जानते हैं, जो नहीं जानते वे जान जाएंगे कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर किया गया था। ध्यान रखना है किन तीन क्षेत्रों को मिलाया था? मध्य प्रांत, मध्य भारत एवं विंध्य प्रदेश को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और अंतिम पुनर्गठन की बात करें तो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन हुआ था और छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था। ठीक, यदि हम समाचार के पन्नों की बात करें दोस्तों, इस पुस्तक में आपको बीच में इस प्रकार से समाचार के पन्नों टाइटल के साथ करंट अफेयर से संबंधित या जो भी नई चीजें घटित हुई हैं उनकी जानकारी दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर क्या जानकारी दी जा रही है कि 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के 2 नए जिले क्रमशः पांडुरना जो कि 54वां जिला बना और मैहर जो कि 55वां जिला बना, इनका गठन किया गया। अब आपको बताना है पांडुरना एवं मैहर किन जिलों से अलग होकर नए जिले बनाए गए। ये क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। दोस्तों, यदि आप कमेंट सेक्शन में हमारे द्वारा आपसे किए गए प्रश्नों का जवाब देते हैं तो इससे हमें मनोबल मिलेगा और मुझे ऐसा भी प्रतीत होगा कि जो सवाल मैं आपसे करता हूं आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर उसका जवाब देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानियां। राजधानी तो भोपाल है, प्रशासनिक राजधानी हम सभी जानते हैं क्या है, भोपाल है। लेकिन संस्कार धानी या संस्कार राजधानी कौन सी है? जबलपुर है। आर्थिक व खेल राजधानी कौन सी है? इंदौर है।
ऊर्जा राजधानी कौन सी है? सिंगरौली। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी। संगीत राजधानी मेहर। चित्रकला राजधानी भीमबेटका। इनको ध्यान रखना है आपको। सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहलाती है? तो उसका आंसर होगा पचमढ़ी। और इसी प्रकार से बाकी राजधानियों से लेकर भी प्रश्न बनने वाले हैं आपके एग्जाम में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी का जो नया सिलेबस आया है उसमें 45 से 50 क्वेश्चन का वेटेज अब मध्य प्रदेश का रहने वाला है प्रीलिम्स एग्जाम में। तो 45 से 50 क्वेश्चन इस पुस्तक से आपके कवर होंगे। ठीक, साथ ही साथ आपको हमारे चैनल पर यूनिट 7 और यूनिट 9 की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 65 से 70 क्वेश्चन आपको हमारे इस चैनल से कवर करवा दिए जाएंगे। और यदि इन टॉपिक्स से कोई ऐसा प्रश्न आता है जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है तो उसकी गारंटी फिर मैं नहीं लेता, क्योंकि हर प्रीलिम्स में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो किसी भी पुस्तक से नहीं आते, जो हमारे नॉलेज से परे होते हैं, उसके आंसर हमें बाद में सर्च करने पड़ते हैं। आपने अक्सर ऐसा पाया होगा। तो जो हम यूनिट की बात करें तो 65 से 70 नंबर आपके हमारे इस चैनल पर अभी कवर हो सकते हैं, जब हमारी यह पुस्तक कवर हो जाएगी पूरे तरीके से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यदि करंट अफेयर का कोई स्कोप बनता है तो उसका प्रयास भी किया जाएगा, बाकी आप सबकी डिमांड के ऊपर रहता है। तो चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के उपनाम के बारे में। दोस्तों मध्य प्रदेश को हम हृदय प्रदेश भी कहते हैं। हृदय क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश देश के बीच में स्थित है। हीरा प्रदेश कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा हीरा का खनन मध्य प्रदेश में होता है। वनों का राज्य कहते हैं क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में संपूर्ण देश में सबसे ज्यादा वन है। क्षेत्रफल के आधार पर तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर किस राज्य में है, इसका जवाब आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तेंदुआ राज्य क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या है। वुल्फ स्टेट या भेड़िया राज्य भी कहते हैं। चीता राज्य भी कहते हैं। टाइगर प्रदेश भी कहते हैं। ये नाम क्यों रखे? क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है। ठीक, नदियों का मायका कहते हैं। तेंदुपत्ता राज्य कहते हैं। गिद्ध राज्य कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य भी कहते हैं। और घड़ियाल राज्य भी हम अपने प्यारे मध्य प्रदेश को कहते हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान रख लेना है। ठीक, और फिर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको मध्य प्रदेश का नक्शा देखना है। उससे आपका जो एनालिटिकल अप्रोच है वो ठीक होगी। और कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका सीधा आंसर हमें पता नहीं होता, लेकिन हम लॉजिक लगाकर अपना दिमाग चलाकर उनके आंसर करते हैं। तो वे हम कब कर पाएंगे? जब हमें बाकी सारी चीजें पता होंगी, मध्य प्रदेश की स्थिति पता होगी, किन किन राज्यों से सीमा साझा करते हैं। इस प्रकार से जब हमें बहुत सारी दूसरी जानकारी होती है तो फिर हम एक कॉमन सेंस डेवलप करके प्रश्नों के आंसर सही कर देते हैं या सही उत्तर तक पहुंचने लग जाते हैं। तो आपको मध्य प्रदेश का नक्शा जरूर देखना है। किस स्तर पर देखना है? कि भाई कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजर रही है, कितने ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। इन सब के आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं जो मैं पूछता जा रहा हूं। यदि आपको उनका आंसर पता है, कितने ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा साझा करते हैं, वो आप कैसे लगा पाएंगे आंसर? बिना याद किए जब आप लगातार मैप को देखेंगे। जैसे 2 राज्यों से सीमा साझा करने वाले जिले में आपको दिख रहा है, यहां पर सिंगरौली है, यहां पर बालाघाट है, अलीराजपुर है, झाबुआ है, मुरैना है और शिवपुरी है। तो दोस्तों प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि सिंगरौली निम्न में से किन 2 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। और मध्य प्रदेश से सीमा साझा करने वाले कुल कितने पड़ोसी राज्य हैं, किसकी सीमा सबसे ज्यादा साझा होती है, किस राज्य के सबसे ज्यादा जिले मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, किस राज्य की सीमा सबसे कम साझा होती है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको मैप के आधार पर तैयार करना है। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्हों की। सबसे पहले राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंघा है। इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्या है? रूस वर्ष डुबाउसेली। प्रजाति है ब्रेडरी या सर्विडी। बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है? कान्ह किसली राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर स्थित है? मंडला बालाघाट में है। और दोस्तों सन भी याद रखना है कि बारहसिंघा को राजकीय पशु का दर्जा कब दिया गया? तो 1981 में दिया गया। ठीक, विशेष तथ्य की बात करें तो वर्ष 2017 में कान्ह राष्ट्रीय उद्यान ने भूरहदा बारहसिंघा नाम से अपना शुभंकर जारी किया। किस नाम से किया? भूरहदा बारहसिंघा नाम से
शुभंकर जारी किया। किसने किया? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने। फिर राजकीय पुष्प की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफेद लिली। वैज्ञानिक नाम है इसका लिलियम कैडमियम। कुल का नाम है लिलिएसी और संपूर्ण मध्य प्रदेश में यह पाया जाता है। फिर राजकीय पक्षी दूधराज, इसका अन्य नाम है जो आपको ध्यान रखना है पैराडाइज फ्लाई कैचर, शाह बुलबुल। वैज्ञानिक नाम है टर्पसिफोनी पैराडाइसे। प्रमुख क्षेत्र है पश्चिमी मध्य प्रदेश। यदि हम बात करें तो सरदारपुरा अभ्यारण्य धार, सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में है जहां संरक्षण होता है या जहां पर पाए जाते हैं ज्यादा मात्रा में। और राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित हुआ था दूधराज? वर्ष 1981 में हुआ था। हमने दो चीजों की बात कर ली, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी और दोस्तों राजकीय वृक्ष भी आपको मिलने वाला है। इन तीनों के घोषणा वर्ष सेम है। क्या है? वर्ष 1981 में इन्हें राजकीय दर्जा प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से जो कॉमन फैक्ट है उनको आप साथ में लिखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। सही बात है कि नहीं? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना है। जो भी प्रश्न पूछो कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर दें, उससे हमारा मनोबल बढ़ जाता है। हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम आपके लिए और भी ज्यादा काम कर पाएंगे। ठीक। फिर राजकीय मछली कौन सी है? महाशीर है। वैज्ञानिक नाम है टोर प्यूटिटोरा। प्रजाति है टोर। बाहुल्य क्षेत्र की बात करें तो नर्मदा नदी, खरगोन, खंडवा। 2011 में घोषित हुई थी महाशीर राजकीय मछली। ध्यान रखना है कब घोषित हुई थी? वर्ष 2011 में हुई थी। बड़वाह में दोस्तों क्या है? महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इस फैक्ट को भी आप ध्यान रख लेना, बड़वाह में महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को हिरण और मृग में कंफ्यूजन होता है कि भाई किसे मृग कह दें किसे हिरण कह दें। भाई हिरण को देखते हैं तो लगता मृग है और कभी मृग को देखकर फीलिंग होती होगी कि भाई हिरण जा रहा है। तो इस डाउट को भी हम खत्म कर लेते हैं। दोस्तों हिरण एंटलर्स वह है जो अपने सींगों को हर वर्ष गिरा देते हैं और नई सींगें उगाती हैं, जबकि मृग वह है जिसमें सींगें गाय भैंस की तरह आजीवन बनी रहती हैं। उम्मीद है डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन जब सींग होंगे दोनों के तब फिर आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहां पर क्या कहा गया है? सींग गिरा देते हैं और नई सींगें उगाती हैं हिरण में। लेकिन अब दो ऐसे आपको जानवर दिखेंगे और दोनों की सींगें होंगी तो आप कैसे पता लगाओगे कि किसकी सींग गिरने वाली है और किसकी सींग आजीवन रहने वाली है? तो कुछ डाउट हमेशा रह जाते हैं, जिसका आंसर मैं भी आपको फिलहाल नहीं बता सकता कि उसके बाद आप कैसे अंतर करेंगे। हो सकता है सींग छोटे बड़े होते होंगे, भाई हिरण के सींग ज्यादा लंबे होते होंगे, मृग के सींग हो सकता थोड़े से छोटे होते होंगे, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। राजकीय वृक्ष बरगद पर। वानस्पतिक नाम है फाइकस वेनगिलेंसिस। वानस्पतिक नाम आपको ध्यान रख लेने हैं दोस्तों। प्रजाति है फाइकस और संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में पूजा जाता है। वर्ष 1981 में दर्जा मिला था। मैंने अभी आपसे कहा था राजकीय, मैं फिर से क्यों लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष, इन तीनों को वर्ष 1981 में राजकीय दर्जा मिला। अब याद कैसे रखेंगे आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो वृक्ष होते हैं, ठीक, वृक्ष पे पक्षी बैठते हैं, है ना, और वृक्ष के नीचे पशु क्या करते हैं? आराम करते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखें, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठते हैं, नीचे पशु बैठते हैं। और इन तीनों को राजकीय दर्जा कब मिला? वर्ष 1981 में मिला। अब ये फैक्ट तो आप कभी नहीं भूलने वाले, ऐसा मुझे लगता है, यदि आप ध्यान से सुन लेते हैं तो। अब क्या ध्यान रखना है भाई कि मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क इंदौर के बड़गोदा में बनाया जा रहा है। महाशीर प्रजनन केंद्र कहां पर है? कुछ देर हमने पहले पढ़ा है ना, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। बरगद पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश का पहला इंदौर के बड़गोदा में है। राजकीय फल आम की बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों का फेवरेट भी होगा। वनस्पतिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है, हम सभी जानते हैं। प्रमुख प्रजातियों की बात करें तो नूरजहां दोस्तों कहां मिलती है? अलीराजपुर जिले में मिलती है। ध्यान से सुनना है, एमपीपीएससी इससे प्रश्न पूछ भी चुका है, ठीक है। तो नूरजहां कहां की प्रजाति है भाई? अलीराजपुर की है। सुंदरजा कहां की है? रीवा की है। विशेष तथ्य की बात करें तो मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थित है। कहां पर है भाई आम अनुसंधान केंद्र?
रीवा जिले के गोविंदगढ़ स्थान पर स्थित है। ठीक, फिर यहाँ पर करंट अफेयर वाला फैक्ट आ गया कि मार्च 2023 में रीवा जिले के सुंदरजा आम की प्रजाति को भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग प्रदान किया गया। इसको सुंदरजा आम की प्रजाति को रीवा जिले की है। प्रश्न बन सकता है सुंदरजा निम्न में से किससे संबंधित है? आएगा पशु की प्रजाति, आम की प्रजाति, शहद की प्रजाति, कुछ भी 4 ऑप्शन मिल सकते हैं। आपको आम पे टिक कर देना है, बाकी 4 ऑप्शन से करना क्या है, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं राजकीय खेल मलखंभ की। घोषित वर्ष 2013। मछली कब घोषित हुई थी? 2011 में। मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं, कंफ्यूज ना हो। राजकीय खेल कब राजकीय बनाया मलखंभ को? 2013 में। फिर क्षेत्र है मालवा। विशेष की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश मलखंभ अकादमी उज्जैन में स्थित है और प्रभाष जोशी सम्मान मलखंभ क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों 2020 को मलखंभ को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया। ये सन भी ध्यान रखें आप कि वर्ष 2020 को मलखंभ को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में शामिल किया गया। उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं राजकीय फसल की। तो कौन सी है राजकीय फसल? राजकीय फसल है सोयाबीन। कुल का नाम है लेग्यूमिनेसी, वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। इनको ध्यान रख लेना। किसमें भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों? समृद्धि प्रसाद प्रतिकार, अहिल्या अलंकार। रिदम में पढ़ेंगे जल्दी याद होगा। समृद्धि प्रसाद प्रतिकार, अहिल्या अलंकार। समृद्धि प्रसाद प्रतिकार, अहिल्या अलंकार किसकी किस्म है? सोयाबीन की किस्म है। वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स, कुल का नाम है लेग्यूमिनेसी। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है मालवा। ठीक है, अब आपको मैप याद होगा तो आप समझ जाएंगे कौन सा मालवा क्षेत्र है, कौन सा विंध्यन क्षेत्र है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। मैप आप करें पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे क्या, उसको आप देखेंगे। मैप को पढ़ थोड़ी ना सकते हैं, आकार को आकृति को पढ़ा नहीं जाता। उसको आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ऑब्जर्व करने लग जाएंगे चीजों को, और यही मेरा उद्देश्य है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। अब बात करते हैं राजकीय नाट्य की। नाटक कौन सा है? माच है। क्षेत्र है मालवा और मालवी लोक जीवन पर आधारित है। प्रमुख कलाकार के नाम भी दोस्तों ध्यान रखने हैं, सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। इनके नाम भी आपको नहीं भूलने। अब बात करते हैं राजकीय नृत्य कौन सा है? तो राई है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है। दोस्तों मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर यह परफॉर्म किया जाता है। और दोस्तों पद्मावत ग्रंथ में राई लोक नृत्य का वर्णन है और प्रमुख कलाकार हैं ज्ञानेश्वरी। ध्यान रखना है, ज्ञानेश्वरी कटनी जिले की है और राई नृत्य की कलाकार है। इसी प्रकार से आपको नाम ध्यान रखना है, सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। ये कौन है? माच नाट्य के परफॉर्मर हैं या कलाकार हैं। समाचार के पन्नों से बात करें तो सागर जिले के राम सहाय पांडे को कला क्षेत्र में राई के लिए वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। अब आपको किन का नाम भी याद रखना है? राम सहाय पांडे का। ये किससे संबंधित है? ये राई नृत्य से संबंधित है। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखते जाना है। अब ढोलक और मृदंग यहां पर दिखाए। दोस्तों राई नृत्य बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, दोनों जगह पर आयोजित होता है। लेकिन बुंदेलखंड में राई नृत्य में वाद्य यंत्र कौन सा? मृदंग। कहां पर? बुंदेलखंड में। और बघेलखंड में ढोलक के साथ इसको परफॉर्म किया जाता है। यदि चीजें स्पष्ट रूप से समझ आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे हिंट जरूर कर देना आप, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको हमारी इस सीरीज से बेनिफिट हो रहा है, आपको सीरीज अच्छी लग रही है या नहीं। ठीक, फिर राजकीय चिन्ह पर हम आ जाते हैं। ये आप देखेंगे यहां पर आपको राजकीय चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। आप यहां पर ये देख सकते हैं 24 स्तूप अंकित हैं। इसके बाद एक वृत्त है, आप यहां पर सर्किल भी देख सकते हैं, जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। इन सारी चीजों को ध्यान रखना है आपको कि भाई वृत्त किस चीज का प्रतीक है। स्तूप बने हुए हैं और वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ऊपर ये मध्य प्रदेश शासन, नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसके अलावा राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे तो गेहूं और धान की बालियां आपको दिख रही होंगी। और दोस्तों केंद्रीय वृत्त में, ये केंद्रीय वृत्त है, केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सह आकृति ये वाली, और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। इस साइड में आपको दिख रहा होगा बरगद का पेड़ भी दर्शाया गया है। मैं इसको ग्रीन कर देता हूं, ये देखिए ये बरगद का पेड़ है पूरा किनारे पर। ठीक, अब आप अच्छे से इसको साफ करके देख लीजिए एक बार। क्लियर है क्या क्या चीजें दर्शाई गई है, इन सभी को आपको ध्यान रखना है। प्रश्न बनेगा निम्न में से क्या दर्शाया गया है या नहीं दर्शाया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब बात करते हैं सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। अर्थात मध्य प्रदेश की बात, मध्य प्रदेश गान की हम चर्चा करने वाले हैं। सुख का दाता सबका साथी इसका शीर्षक है। घोषणा हुई थी वर्ष 2010-11 में। दोस्तों YouTube पर आप सर्च करके इसे जरूर सुने, बहुत शानदार गीत है, मजा आ जाएगा आपको सुनकर, और बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी आपको इससे। विंध्याचल सी धार नर्मदा काजल जिसके पास है, बहुत बढ़िया गीत है, जरूर सुने। रचनाकार कौन है? महेश श्रीवास्तव है। संगीतकार कौन है? सुनील झा एवं आदेश श्रीवास्तव। गायक हैं शांतनु मुखर्जी। तो इतनी चीजों को आप ध्यान रख लेंगे मध्य प्रदेश गान के संबंध में तो सफिशियंट है। फिर बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की। आपको अक्षांशीय विस्तार को ध्यान रख लेना है दोस्तों, ठीक। तो कितना है? 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा प्यारा मध्य प्रदेश स्थित है। इसे भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और यदि बात करें मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई तो वो है 605 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की लंबाई तो वह है 870 किलोमीटर। फिर पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में 34 मिनट का समय अंतराल है। कितने मिनट का समय अंतराल है? 34 मिनट का समय अंतराल है। फिर बात करते हैं मानक समय की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री सिंगरौली जिले से गुजरती है। मध्य प्रदेश की नहीं, भारत की है दोस्तों मानक समय रेखा। मध्य प्रदेश मेरे मुंह से जल्दबाजी में निकल गया। तो भारत की है मानक समय रेखा, जिसके आधार पर हम सारे भारत देश में समय का मेजरमेंट करते हैं। अब आपको बताना है कि ग्रीनविच में भी जो समय रेखा है 0 डिग्री है, वहां से जो हमारे देश भारत में 82.5 डिग्री की रेखा है उसके बीच में कितना समय अंतराल है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां क्या बताया जा रहा है? 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकटतम शहरों की दूरी। तो यहां पर देख सकते हैं आप 6 शहरों के नाम दिए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसे आप ध्यान भी नहीं रख पाते तो इसका आपको लोड लेना नहीं है, इसलिए मैं आपको खुद से इस बात को नहीं बता रहा हूं, ठीक। वैसे आप ध्यान रख लेंगे तो बेटर ही होगा, लेकिन उतना नेसेसरी नहीं है। आप इनको ध्यान रख लेंगे और इनके चक्कर में बहुत महत्वपूर्ण चीजों में कंफ्यूज हो गए, तो ऐसा मैं नहीं चाहता, ठीक। फिर बात करते हैं हम, एक फिर से मैप दिया हुआ है यहां पर, जिसमें सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना। इनको तो जरूर याद रखना है आपको। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली। और सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है? अलीराजपुर। इनको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो हमने अक्षांशीय विस्तार पढ़ा देख सकते हैं 26 डिग्री 30 मिनट से 21 डिग्री 6 मिनट और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, यहां तक हमारे मध्य प्रदेश का विस्तार है। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है। कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है, इसको आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे हम इसकी चर्चा भी करने वाले हैं। अब बात करते हैं पड़ोसी राज्य की। तो दोस्तों देश के मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम में राजस्थान से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बात हो रही है उत्तर पश्चिम की, इस वाले रीजन की। यहां से राजस्थान से सीमा साझा करता है, उत्तर में उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में महाराष्ट्र से और पश्चिम में गुजरात से सीमा साझा करता है। मैप में हमने देखा था। और इस प्रकार से कुल 5 राज्यों के साथ हमारा मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है। जो अंतिम पुनर्गठन वर्ष 2001 नवंबर को हुआ था, उस पुनर्गठन के पहले आपको बताना है
कि मध्य प्रदेश कुल कितने राज्यों से सीमा साझा करता था और वे राज्य कौन कौन से हैं? कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है। अब बात करें यदि, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी और उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित की जाती है। फिर जलवायु की बात कर लेते हैं दोस्तों। अभी हम मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में ऊपर ऊपर से इन सभी बिंदुओं की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बहुत डिटेल में हमें इन सभी बिंदुओं को पढ़ने का अवसर मिलेगा। आपको बस अंत तक साथ बनाए रखना है। जलवायु की बात करें तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार में आदर्श जलवायु पाई जाती है समशीतोष्ण। अब आपको बताना है किसने कहा था मालवा की जलवायु को आदर्श जलवायु? हेनसांग ने कहा था, फायान ने कहा था, किसने कहा था? मेगस्थनीज ने कहा था। आप इन तीन ऑप्शन में से एक बता दो किसने कहा था कि भाई मालवा की जलवायु तो बहुत बढ़िया है, आदर्श जलवायु है, बहुत शानदार है, किसने कहा था? ठीक। फिर मध्य प्रदेश के उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है। दोस्तों जो उत्तर का मैदान है वहां पर ठंडी के समय में अधिक ठंडी पड़ती है भाई, समझ रहे हैं? तो दिमाग में बर्फ जम जाती है। और गर्मी के समय में अधिक गर्मी पड़ती है तो फ्राइड राइस बन जाता है इंसान का। ठीक है, तो इस कारण से उत्तर के मैदान की जलवायु को विषम जलवायु कहते हैं। भाई उल्टा होता है, ठंडी में बहुत ठंडी, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी। लेकिन मालवा की जो जलवायु है वहां ऐसा नहीं होता। ठंडी में साधारण ठंडी पड़ती है और गर्मी में साधारण गर्मी पड़ती है, इसलिए तो उसको हम आदर्श जलवायु कह देते हैं। ठीक, उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी और आपको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। यदि ऐसा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। बार बार मैं आपसे कर रहा हूं, एक आध बार तो आप मेरी बात मान ही जाएंगे। फिर बात करते हैं वर्षा की। तो मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा मध्य प्रदेश में होती है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी व न्यूनतम वर्षा गोहद जो कि भिंड जिले में आता है यहां होती है। कर्क रेखा की बात करें तो दोस्तों कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के मध्य से गुजरती है और माही नदी मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? उसका नाम है माही नदी। आपको जवाब देना है मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? 14 जिलों से गुजरती है। यह प्रश्न मैंने आपसे किया भी था। इन सभी जिलों के नाम भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से किससे नहीं गुजरती या किससे गुजरती है। आपको ध्यान होंगे, आप मैप में देखना उनको तो आपको आराम से ध्यान हो जाएंगे। आप इसकी ट्रिक या नेमोनिक्स खुद से भी बना सकते हैं, किसी भी प्रकार के बना सकते हैं। बस आपका उद्देश्य होना चाहिए तथ्य आपको याद रहे। तो कितने जिलों से गुजरती है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के? 14 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से? हम पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ेंगे। रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। तो ये कुल 14 जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां से कर्क रेखा गुजरती है। आप यहां पर देख सकते हैं मैप का टुकड़ा भी काट कर आपको दिखाया गया है। इस पुस्तक की यही तो खास बात है कि आपको हर चीजें बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में और बहुत बढ़िया तरीके से प्रदर्शित की जाती है ताकि आपको आसानी हो। अब सीधा मैप काट कर दिखा दिया। रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। तो ये कुल 14 जिले हो गए जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब बात करते हैं कर्क रेखा के निकटतम स्थित मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर। तो यहां पर देख सकते हैं सांची, विदिशा, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, ये हैं जो कर्क रेखा के निकटतम हैं। अब अक्षांशीय स्थिति यदि आप इन सब की याद रख लेंगे तो काम की जानकारी आप भूल जाएंगे। प्रश्न कुछ भी आ सकता है, यदि यहां से प्रश्न आ गया तो एकदम वो आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का हो जाएगा। हम पे नहीं बन रहा, किसी पे नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। लेकिन इनके चक्कर में हम पेपर में इनमें कंफ्यूज हो गए, साथ ही साथ आसान प्रश्न में कंफ्यूज हो गए, तो हमारी बैंड बच जानी है। आप मोटे तौर पर इतना याद रख सकते हैं कि 23 डिग्री के समथिंग, 22 डिग्री के समथिंग ऊपर ऊपर का अनुमान याद रखें, ताकि इस प्रकार से प्रश्न आए तो आप कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड गैस लेकर सही आंसर तक पहुंच जाएं। केंद्रीय बिंदु की बात करें
तो दोस्तों अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु बरसाली बैतूल को माना जाता है। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम करौंदी जो कि जिला कटनी में आता है, इसको माना जाता है। मनोहर गांव का नामकरण राम मनोहर लोहिया के नाम पर किया गया। और पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर उज्जैन को माना जाता है। तो ये तो सबको याद रहता है। हम कंफ्यूज होते हैं अखंड भारत के केंद्र बिंदु में और भारत के भौगोलिक मध्य बिंदु में कि भाई अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल था कि मनोहर ग्राम करौंदी था, या फिर हम इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु बरसाली बैतूल था या मनोहर ग्राम करौंदी था। इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। ए से अखंड भारत, बी से बरसाली बैतूल। ठीक, तो ए को बी से कनेक्ट करना है, ए के बाद बी आता है। अब भारत का बी से भौगोलिक मध्य बिंदु और सी से करौंदी कटनी, तो ए बी बी सी इस प्रकार से लिंक करेंगे तो अखंड भारत आ गया। अखंड मतलब ए, अब नाम बी से होना चाहिए तो बरसाली बैतूल आपको याद आ जाएगा। अब भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु, भौगोलिक मतलब बी से आ गया, तो फिर आगे सी होना चाहिए, करौंदी कटनी होना चाहिए। मनोहर ग्राम आप समझ जाएंगे कहां पर है, करौंदी में है जो कटनी जिले में आता है। उम्मीद है इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं प्रशासनिक स्थिति की मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अनुसार। तो संभाग या जिसे हम जिलों का समूह कहते हैं, हम सभी जानते हैं कि जो ग्राम पंचायत है बहुत सारे ग्रामों से मिलकर बनती है, तहसील बहुत सारी ग्राम पंचायतों से मिलकर बनती है, विकास खंड तहसीलों के समूह को मिलाकर बनाते हैं, और विकास खंडों का समूह मिलकर जिला बनाता है, और जिलों का समूह मिलकर संभाग बनते हैं। तो ये आपको सिस्टम समझ आ गया होगा। तो इस प्रकार से जिलों के समूह अर्थात संभाग मध्य प्रदेश में कितने हैं, 10 हैं। कुल जिले कितने, 55 हैं। विकास खंड कितने हैं, 313 हैं। याद रखना है। तहसीलें कितनी हैं, 436 हैं। कुल ग्राम पंचायत कितनी है, 23,922 हैं। नगर निगम है 17, नगर पालिकाएं हैं 99, और कुल गांवों की संख्या है 54,903। इन सभी आंकड़ों को आपको ध्यान रखना है। सारे के सारे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिहाज से। इनको गलत नहीं कर सकते आप। यदि आपने इन्हें गलत किया तो रेस में पीछे हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी इनको तो गलत नहीं ही करेगा। अब बात करते हैं न्यायिक स्थिति की। ठीक है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई। 1 नवंबर 56 से पहले नागपुर हाई कोर्ट था, इसको भी ध्यान रख लें। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के वास्तुकार कौन है, हेनरी इरविन है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ हैं इंदौर और ग्वालियर में। कब बनी थी, 1968 में बनी थी। सन को मत भूलना, नहीं तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी पटकने जैसा हो गया। तीसरी खंडपीठ भी प्रस्तावित है दोस्तों भोपाल में। दोस्तों जबलपुर हाईकोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुल दास के सहयोग से किया गया था। अब बात करते हैं समाचार के पन्नों से कि दोस्तों 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था। इसकी मुख्य अतिथि की चर्चा करनी है, वर्ष 2023 में हुआ था। तो मुख्य अतिथि कौन थे इसके, मोहम्मद इरफान अली, ये है गुयाना के राष्ट्रपति। विशेष अतिथि कौन थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा सम्माननीय अतिथि की हम बात करें तो जनेटा मैशकरेन हास, ये ऑस्ट्रेलिया की सांसद हैं। तो ये आए हुए थे अतिथि के रूप में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 2023 में, कहाँ, मध्य प्रदेश में। ठीक, अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति की। दोस्तों डिटेल में हम इनकी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में सामान्य सी जानकारी हर एक क्षेत्र की हम लेने का प्रयास कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र को छूने का, टच करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि बात करें मध्य प्रदेश में सीटों के वितरण की, तो विधानसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश अर्थात 1 नवंबर सन 2000 के पहले कितनी सीटें थी, 320 थी। छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो कितनी बची, 230 बची। इन 230 में से अनुसूचित जनजाति के लिए 47 आरक्षित हैं, अनुसूचित जाति के लिए 35 आरक्षित हैं। इसी प्रकार से लोकसभा सीटें अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 थीं, वर्तमान में 29 हैं, और इन 29 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए 6 आरक्षित है, एसटी के लिए 6 आरक्षित हैं, और अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट एसटी के लिए 4 आरक्षित हैं। इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान है ये। ठीक है,
फिर राज्यसभा सीटों की बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश में 16 थी और वर्तमान में 11 हैं। फिर यहां पर समाचार के पन्नों से आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। ध्यान रख लेना इन सभी चीजों को, ठीक है। और फिर मध्य प्रदेश की अन्य जानकारी की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 308 252 वर्ग किलोमीटर है। हम सभी जानते हैं सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवपुरी है और सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। शिवपुरी के पहले सबसे बड़ा जिला कौन सा था? छिंदवाड़ा था। क्षेत्रफल के आधार पर छिंदवाड़ा से कौन सा जिला बनाया गया है अलग करके नया? इसको कमेंट सेक्शन में बता दें। फिर कंफ्यूजिंग पॉइंट की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य किरार घाटी विवाद के कारण, पहला प्रश्न तो यहीं से बन गया कि जो किरार घाटी विवाद है किन दो राज्यों के मध्य है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य है। तो इस विवाद के कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 308 245 वर्ग किलोमीटर था। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। इस विवाद के कारण है कितना? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो हमने चर्चा कर ली क्षेत्रफल की। अब बात करते हैं जनसंख्या की। अंतिम आंकड़े 2011 की जनगणना के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। कितनी जनसंख्या मध्य प्रदेश की है? 7,26,26,26,000। ठीक है, इतना आप याद कर लें। सारा आंकड़ा भी आप याद कर सकते हैं, मैं भूल रहा हूं, मैं आपको बता देता। 7,26,26 ऐसा करके कुछ है, तो आप इतने याद कर लें 7,26,26,000। बाकी है वो बाद में देखेंगे। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है इंदौर, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है निवाड़ी वर्तमान में। 2011 की जनगणना के हिसाब से तो हरदा था, लेकिन निवाड़ी बीच में नया जिला बन गया तो उसकी जनसंख्या सबसे कम हो गई। फिर न्यूनतम जनसंख्या ये लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार, कौन सा था? हरदा। अब बात करते हैं साक्षरता की। ठीक है, तो ध्यान रखें मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 69.35%। कितनी है साक्षरता दर? लिटरेसी रेट 69.35%। साक्षरता दर होती क्या है कमेंट सेक्शन में बता दें। अधिकतम साक्षरता वाला जिला जबलपुर है, साक्षरता कितनी है? 81%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर है, कितनी है? 36%। इन दोनों के आंकड़े भी याद रखने हैं आपको, 81%, 36%, जबलपुर और अलीराजपुर। लिंगानुपात की बात करें तो वर्तमान में लिंगानुपात कितना है? 931 है मध्य प्रदेश का। अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बालाघाट है, कितना है? 1021 है, याद रखना है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भिंड है, कितना है? 837 है। इन सभी चीजों को ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपके समक्ष बड़ी आसानी से प्रस्तुत किए गए हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन सभी तथ्यों को आप ढंग से सुने और ध्यान रखें। जनसंख्या वृद्धि की बात करें हम, 2011 की जनगणना की बात चल रही है दोस्तों, अभी हुई नहीं है जनगणना नहीं, इसलिए हम 11 से ही काम चला रहे हैं। ठीक, तो ध्यान रखें अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला इंदौर। कितनी हुई थी भाई 2001 और 11 के बीच में? तो 32.9% बढ़ी थी इंदौर में। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई थी? अनूपपुर में हुई थी, कितनी? 12.3%। भाई इंदौर में इतनी कैसे हो गई? बहुत पढ़े लिखे होते हैं लोग, फिर भी जनसंख्या बढ़ गई, कारण बताइए क्यों बढ़ गई? भाई बाहर से लोग पढ़ने के लिए रोजगार की तलाश में इंदौर में शिफ्ट हो गए, इस कारण से बढ़ गई। सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई? तो इंदौर में देखने को मिली। कितनी? ये आंकड़ा भी ध्यान रख लें, 32.9%। सबसे कम कहां देखने को मिली? अनूपपुर में 12.3%। अब जनसंख्या घनत्व की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और आप पहले कितना था? 196 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जहां तक मुझे याद आ रहा है 2001 की जनगणना में। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में जनसंख्या वाले चैप्टर में, इसको क्रॉस चेक कर लें। शायद 196 व्यक्ति था 2001 की जनगणना में, लेकिन लेटेस्ट आप ध्यान रख लें 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का जनघनत्व अभी है 2011 की जनगणना के हिसाब से। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है, न्यूनतम वाला डिंडोरी है। तो यहां पर भोपाल अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला और डिंडोरी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, इसको भी ध्यान रखना है। और आर्थिक स्थिति की बात करें मध्य प्रदेश की, तो हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में पहले स्थान पर आता है। मध्य प्रदेश का हीरा मैग्नीज तांबा उत्पादन में भी पहला स्थान है, ध्यान रखना है। दलहन, हीरा,
मैग्नीज, तांबा, इन सब में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। कुल फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में स्थान, कुल दलहन में मध्य प्रदेश पहले पर है, कुल खाद्यान्न और तिलहन में दूसरे पर है। एक साथ पढ़ें, दलहन में पहले पर है, खाद्यान्न में और तिलहन में दूसरे पर है। और एक बहुत ही गर्व करने वाली बात दोस्तों, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। ठीक, उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। और दोस्तों ये मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हमने समाप्त किया। यदि आपको हमारी इस क्लास से बेनिफिट मिला है तो आपको करना क्या है, वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि भविष्य में जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों इस सीरीज की अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, ताकि आपको किसी भी वीडियो को खोजने में समस्या ना हो, तो आप उस प्लेलिस्ट को चेक करते रहें लगातार। इस प्रकार से हम जल्दी से जल्दी इस पुस्तक को कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यह पुस्तक आपके लिए 45 से 50 नंबर कम से कम अब से प्रीलिम्स एग्जाम में दिलाने वाली है। और मैंने आपसे कहा था यूनिट 7 और यूनिट 9 सारी की सारी हमने कवर करा कर रखी है आपके लिए, बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप उसका लाभ भी ले सकते हैं। प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको आगे बढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।